माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, BLR.in में आपका स्वागत है और मैं हूँ उषा। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं BLR थर्ड ईयर में जो आपका जो बच्चों ने ले रखा होगा बायोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो बायोलॉजी सेकंड जो बच्चों ने ऑप्ट कर रखा है उसमें एक आपका टॉपिक है प्लांट टिश्यू, और प्लांट टिश्यू में पार्ट चल रहा है पार्ट थर्ड, और टॉपिक हम लेकर आए हैं आज स्टोमेटा का। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज हम आपको स्टोमेटा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो स्टोमेटा जो वर्ड है वो उससे ही क्लियर हो रहा है कि स्टोमेटा का मतलब होता है पोर। ठीक है, और हिंदी में इसे कहते हैं रंध्र। जो स्टोमेटा होते हैं वो पौधों के कहाँ पाए जाते हैं, पौधों की जो चाहे लीव्स हों चाहे स्टेम हो। ठीक है, तो इन सब के बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है, और ये जो छिद्र होते हैं इनका जो शेप यदि आप देख रहे हो तो ये कैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है। इसे किडनी शेप्ड कहते हैं, ये इसे कहते हैं सेमी लूनर। ठीक है, अर्धचंद्राकार होते हैं। अब देखेंगे आप तो ये जो अर्धचंद्राकार आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके दोनों ओर कैसी हैं, इसके चारों ओर गार्ड सेल्स हैं। क्या हैं? गार्ड सेल्स हैं। तो ये गार्ड सेल से क्या होता है, घिरा रहता है। वहीं पे यदि हम कुछ मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स देखें, जैसे कि दूब घास देखें या मक्का आदि में देखें, तो द्वार कोशिकाएं कैसी होती हैं या गार्ड सेल्स कैसी होती हैं, एक डुगडुगी के आकार की होती हैं। द्वार कोशिकाओं से गार्ड सेल्स से बाहर परंतु उनसे जुड़ी हुई रचनाएं होती हैं, और जो कैसी होती हैं, बाह्य त्वचा से कुछ कोशिकाएं, अधिकतर बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उनसे भिन्न आकार की होती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। गार्ड सेल्स कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये, और न्यूक्लियस भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो ये लिविंग सेल्स होती हैं। यदि हम देखिए डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स में तो स्टोमेटा कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में क्या होते हैं, जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं इनमें समानांतर कतारों में विन्यसित होते हैं, मीन्स इनमें पैरेलल पाए जाते हैं। और जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं उनमें कैसे होते हैं, उनमें स्कैटर्ड होते हैं। यदि वुडी प्लांट्स में देखें हम तो वुडी प्लांट्स में क्या डॉर्सीवेंट्रल होते हैं ना। वुडी प्लांट्स, डॉर्सीवेंट्रल का मतलब होता है कि जो अपर लेयर होती है, और दूसरी कैसी होती है, लोअर सरफेस होता है। तो जो ऊपर वाला सरफेस होता है उसको कहते हैं डॉर्सल, और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रल। ठीक है, तो जो डॉर्सीवेंट्रल लीव्स होती हैं उनमें क्या होता है, जो आपके स्टोमेटा होते हैं वो प्रायः निचली सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, और जो आपके हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं, मीन्स जो शाकीय पौधे होते हैं, और जो शाकीय पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, आइसोबायलेटर लीव्स पाई जाती हैं। यानी कि जो आपके स्टोमेटा होते हैं पत्तियों की दोनों सतह पर समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, एक लीव्स पर स्टोमेटा की संख्या 28 से 1038 प्रति वर्ग मिलीमीटर तक हो सकती है, जबकि आप देखेंगे कि अधिकतर पौधों में यह संख्या 50 से 300 के बीच में होती है। जो पूरी लीव्स के यदि हम एरिया देखें तो उसका लगभग 1 से 2%। ठीक है, 1 से 2% जो लीफ होती हैं वो रंध्रों से घिरी होती हैं, यानी कि स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा पत्तियों की दोनों सतहों पर पाए जाते हैं, किंतु निचली सतह पर क्या होते हैं, मैक्सिमम पाए जाते हैं। अच्छा, जो जल में तैरने वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, चूँकि निचली सरफेस कैसी होती है, जल से संपर्क में रहती है निचली सरफेस, तो ऊपरी सरफेस पे क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें सबमर्स प्लांट की, सबमर्स मतलब जो प्लांट्स पानी में पूर्ण तरह डूबे रहते हैं, यानी कि जल निमग्न होते हैं, तो इनमें स्टोमेटा नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे जैसे मान लीजिए नेरियम है या पाइनस है आदि में जो आपके स्टोमेटा होते हैं वो सतह पर ना होकर कैसे होते हैं, ग्रुप में होते हैं, यानी कि धंसे हुए होते हैं, क्योंकि उनके जहाँ पे भी इनका जो इनहेबिटेट होता है वहाँ पे पानी की कमी होती है, और पानी की कमी होने के कारण इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो संकन हो जाता है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो। और जो आपके जो संकन स्टोमेटा होते हैं या जो ग्रुप में होते हैं वो इसलिए धंसे होते हैं कि हवा के डायरेक्ट संपर्क में ना आए, और जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है, इवेपोरेशन की प्रोसेस है, वो कैसी हो जाए, स्लो हो जाए। स्टोमेटा के द्वारा गैसेस एक्सचेंज तो होता ही है,
छिद्र के जितने भी स्टोमेटा हैं उनके ठीक नीचे एक कोस्ट होता है जिसे कहते हैं सबस्टोमेटल चैम्बर। यह इंटर सेलुलर स्पेसिस से संबंधित होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मक्के की लीफ है, यानी कि मोनोकोटिलेडन प्लांट्स है। और मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में हमने आपको बताया था जो मोनोकॉट्स होते हैं, जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं, उनमें जो स्टोमेटा है वो अरेंज होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपको एक पैरेलल अरेंजमेंट में स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हम देखेंगे तो ऊपर शॉर्ट सेल्स हैं, शॉर्ट सेल्स के बाद आप देखेंगे गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स के बाद नीचे देख रहे हैं आप तो आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और सबसिडरी सेल्स दिखाई दे रही हैं। वहीं साइड में यदि अपन देखेंगे तो उनको लॉन्ग सेल्स भी आप देख सकते हैं, सिलिका सेल्स देख सकते हैं, कॉर्क सेल्स देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और आपको नेरियम की लीव्स के बारे में जानकारी। नेरियम की लीव्स का टीएस है ये। ठीक है, नेरियम क्या होता है कि वहाँ पाया जाता है जहाँ प्रायः पानी की कमी होती है, और जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पे लीव्स क्या करती हैं, अपने आप को एडेप्टेट करती हैं अपने स्ट्रक्चरल फैशन के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थिक क्यूटिकल है। ठीक है, उसके बाद मल्टीलेयर एपिडर्मिस है, उसके बाद पैलिसेड जो पैरेन्काइमा है उसकी भी 3 लेयर यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद इसमें जो आपके वेस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स हैं। ठीक है, सबसे ऊपर आपको बंडल सी दिखाई दे रही है, उसके ठीक नीचे जाइलम। ठीक है, बीच में कैम्बियम और नीचे क्या है आप देख रहे हैं ऊपर बंडल सी थे, फिर जाइलम है और फिर क्या है फ्लोएम्स हैं। इसके बाद सबसे नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दिखाई दे रही है, बीच बीच में ड्रूसेस हैं। ठीक है, उसके नीचे लोअर पैलिसेड सेल्स है, लोअर एपिडर्मिस है, स्टोमेटल हेयर्स हैं, एयर की कैविटी है जो स्टोमेटल हेयर्स से थोड़ी सी कवर है जिससे कि एयर इजीली पास आउट ना हो। और देख रहे हैं आप संकन स्टोमेटा हैं। स्टोमेटा कैसे हैं, धसे हुए हैं। संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो। तो यहाँ पे हमने आपको नेरियम की लीव्स यानी कि कनेर की लीव्स की टीएस दिखाई है, जिसमें हमने दिखाया है कि मोटी सबक्यूटिकल है। ठीक है, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस है और क्या कहते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा कैसे हैं, आपके ग्रुप में धसे हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि संकन शेप्ड स्टोमेटा हैं। अब हम यहाँ पे आपको एगेप की लीफ की टीएस दिखा रहे हैं। ठीक है, एगेप में देख रहे हैं आप कि संकन स्टोमेटा है। स्टोमेटा बाहर की सरफेस पर बिल्कुल नहीं है और बहुत मोटी कैसी है, क्यूटिकल है, और एयर कैविटी आपको दिखाई दे रही है, यानी कि धसे हुए रंध्र आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप जानेंगे कि किसी मुख्य विशेषताएं और कार्य क्या होता है। तो एक पौधे का जो आपका स्टोमेटा होता है उसको हम पोर कह सकते हैं, जो पत्ती, तने एवं अन्य भागों के एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। इनसे आपको गैसेस, इनसे जो प्लांट्स होता है उसको गैसेस एक्सचेंज की सुविधा मिलती है, और जो पौधों के जो रंध्र होते हैं या पोर होते हैं उनके माध्यम से ये सांस लेने के लिए भी कैपेबल होते हैं। ठीक है, और ये सारी जो आपकी रेस्पिरेशन के प्रोसेस है उनसे, और ये एवोपरेशन के प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस है, तो उन सब के लिए स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी जो स्टोमेटा है उनको हम पोर भी कह सकते हैं। विशेष पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं उनसे घेरा हुआ होता है, और जो पैरेन्काइमेटस सेल्स से घिरा हुआ था उनको क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक कोशिकाएं उनको माना जाता है। ठीक है, जो स्टोमेटा के उद्घाटन के आकार को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। यानी कि जो आपका स्टोमेटा है वो गार्ड सेल से क्या होता है, गवर्न होता है। स्टोमेटा शब्द का उपयोग आमतौर पर पूरे स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें जो गार्ड सेल्स हैं और स्वयं जो क्या है वो स्टोमेटल पोर है वो भी आता है। इसे स्टोमेटल ओपनिंग भी कह सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है, गैसों के प्रसार के कारण हवा इन पोर्स के माध्यम से पौधों में क्या करती है, प्रवेश करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन शामिल होती है, जो क्रमशः यदि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है तो आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और ऑक्सीजन एंटर करती है तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। यानी कि दोनों ही प्रोसेस तभी होंगी जब क्या होगा, जो गैसेस, जो आपकी गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्या होंगी, पोर्स के अंदर जाएंगी। अब हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या होता है कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन निकलती है, तो ऑक्सीजन इन्हीं पोर्स के माध्यम से निकल के क्या होती है, एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाती है। इसके अतिरिक्त वाष्प के माध्यम से जल वाष्प को ट्रांसपायर करके पौधे क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ठीक है, स्टोमेटा हेपेटोफाइट्स को छोड़कर स्थलीय पौधों के सभी समूहों के स्पेरोफाइट्स पीढ़ी में मौजूद होते हैं। ठीक है, स्पोरोफिटिक प्लांट्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं।
जितने भी आपके कंडक्टिंग टिश्यूज़ वाले प्लांट्स हैं यानी कि संवहनी पौधों में स्टोमेटा की संख्या, आकार और वितरण व्यापक रूप से क्या होता है, अलग अलग होता है। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में स्टोमेटा के बारे में कुछ जानेंगे। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं आपको, स्टेम्स में होते हैं, पत्तियों में होते हैं और पौधे के अन्य भागों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो गैसों के एक्सचेंज को क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम देखेंगे तो जो आपके स्टोमेटा होते हैं वो पौधे की स्ट्रक्चर की सतह पर थोड़ा गेंद की तरह दिखाई देते हैं। अनिवार्य रूप से ये संरचनाएं कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवेश करने देती हैं और पानी के साथ ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करती हैं। ऑक्सीजन को स्टोमेटा के माध्यम से एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जारी किया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से जो आपकी ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वो इसी पोर के माध्यम से एग्जिट होती है। पौधे क्या करते हैं, स्वेटनिंग के माध्यम से एक प्रक्रिया के माध्यम से कुछ जलवाष्प भी छोड़ते हैं। जो भूमि पर रहने वाले पौधे होते हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं, उनके पत्तों की सतह पर थाउजेंड्स ऑफ स्टोमेटा होते हैं। अधिकांश स्टोमेटा क्या करते हैं, पौधे की पत्तियों के पीछे स्थित होते हैं जो गर्मी और वायु धाराओं के संपर्क को कम करते हैं। और जो जलीय पौधों में स्टोमेटा होते हैं उनकी संख्या ऊपरी सतह पर ज़्यादा होती है, क्योंकि निचली सरफेस कैसे होती है, वाटर के कांटेक्ट में होती है, इसलिए वहाँ पे स्टोमेटा नहीं होते। स्तंभ जो है वो दो प्रकार के पादप कोशिकाओं से घिरे होते हैं जो अन्य पादप अधिवृक्क कोशिकाओं से भिन्न होते हैं। इन कोशिकाओं को गार्ड सेल्स और सहायक कोशिकाएं कहा जाता है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स। अब जो आपकी गार्ड सेल्स होती हैं ये कोशिकाएं बड़ी कोशिकाएं होती हैं जो आपके स्टोमेटा को घेरे रहती हैं, दोनों तरफ से जुड़ी होती हैं। ये कोशिकाएं जो आपकी हैं वो स्टोमेटा के छिद्रों को खोलने और बंद करने के लिए सहायक होती हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, जैसे कि हम पहले आपको फिगर में दिखा चुके हैं। अब हम जानेंगे कि सब्सिडरी सेल्स के बारे में। तो ये क्या होती हैं, ये गार्ड सेल्स को घेरती हैं और उनको सपोर्ट करती हैं। ये सुरक्षात्मक कोशिकाएं और एपिडर्मल कोशिकाओं के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करती हैं। गार्ड सेल्स के विस्तार के खिलाफ एपिडर्मल सेल्स की रक्षा करती हैं। विभिन्न प्रकार की जो पौधों की जो आपकी सब्सिडरी सेल्स हैं विभिन्न आकार और आकार में मौजूद होती हैं। अब स्टोमेटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसके बारे में जानते हैं। तो स्टोमेटा क्या करते हैं, एक माउथ की तरह कार्य करते हैं। जिस तरह से हम माउथ को खोलते और बंद करने के लिए होठों की आवश्यकता पड़ती है, होठों के जो मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं, उसी तरह से स्टोमेटा की जो स्ट्रक्चर है उसको खोलने और बंद करने में भी कुछ सेल्स होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, और जो खोलती और बंद करने वाली सेल्स होती हैं, खोलने और बंद करने वाली, उन्हें हम बता चुके हैं आपको, उनको गार्ड सेल्स कहते हैं। ये कोशिकाएं कैल्शियम और पोटेशियम जैसे आयंस को पंप में इन करना और बाहर आउट करना दोनों का काम करती हैं, जिससे कोशिकाएं क्या होती हैं, श्रिंक हो जाती हैं और रंध्र खुलने या बंद होने लगते हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, एटमॉस्फेरिक ट्रिगर के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप काम करती हैं, जो आपकी गार्ड सेल्स के टर्गर को बदल देती हैं। यानी कि गार्ड सेल्स में टर्गर प्रेशर के हिसाब से ही क्या होता है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। गार्ड सेल्स के अंदर बहने वाले जो आयंस के परिणाम स्वरूप क्या होता है, टर्गर बढ़ता है, जिससे पानी भी प्रवेश करता है और रंध्र खुल जाते हैं। यदि टर्गर प्रेशर जो प्रेशर है यदि गार्ड सेल्स में ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो पानी का प्रवेश भी ज़्यादा होगा, पानी का प्रवेश ज़्यादा होगा तो स्टोमेटा कैसे होंगे, खुल जाएंगे। इसके विपरीत जब आयंस और पानी आपके गार्ड सेल से बाहर निकल जाएं, ठीक है, तो बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा तो स्टोमेटा कैसे होंगे, बंद हो जाएंगे। तो आपके टर्गर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें प्रकाश स्तर, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। जब गर्मी के दिन होते हैं तो पानी कैसा होता है, सीमित होता है, ठीक है, स्वेटनिंग अधिक होती है, तो प्रायः जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद रहते हैं। यदि आप देखेंगे तो अर्ली मॉर्निंग कई पौधों में स्टोमेटा खुले होते हैं, क्योंकि तापमान कैसा होता है, कम होता है, कूलिंग होती है और हवा जल वाष्प से क्या होती है, भरी होती है। जबकि आप देखेंगे डेजर्ट्स में, तो डेजर्ट्स में कैसा होता है, ये रात में क्या होते हैं, जो स्टोमेटा है वो खुलते हैं और अगले दिन तक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। उन कंडीशंस में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अधिक मात्रा में है, क्या होता है कि लंबे समय तक स्टोमेटा खुले रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन और जलवाष्प
इन संरचनाओं के माध्यम से त्यागने की आवश्यकता होती है। मतलब आपका प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें आपके ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, वाटर वेपर्स निकलती हैं, तो वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, इसी स्टोमेटा के द्वारा बाहर आती हैं। अब हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है। तो रंध्र के खुले होने पर होने वाली गैसियस एक्सचेंज में प्रकाश संश्लेषण की सुविधा प्रदान की गई है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के माध्यम से वायुमंडल से लिया जाता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में छोड़ा जाता है। दोनों प्रकाश संश्लेषण और गैसियस एक्सचेंज जो इसे उत्पन्न करते हैं एक पौधे के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। स्टोमेटा की जो ओपनिंग का एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव यह भी है कि पानी के नुकसान की अनुमति देता है। इनसे यदि स्टोमेटा होता है तो क्या होता है कि जो एवोपरेशन की प्रोसेस होती है, मनुष्यों के विपरीत पौधों को ठंडा होने के लिए पसीने की आवश्यकता नहीं होती और वे अपने अंदर पानी रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो गैसों के एक्सचेंज के लिए इतनी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए स्टोमेटा के माध्यम से पानी का कुछ नुकसान हो जाता है। पानी की इसी कमी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पानी की जो एक कमी होती है उसको स्वेटनिंग कहते हैं। हालांकि बाष्पोत्सर्जन से बचा नहीं जा सकता, पौधों को अपनी पानी के नुकसान को कम करके नियंत्रित कर सकते हैं। अब नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए रंध्र कितना खुला है, साथ ही दिन के कौन से समय में कितना स्टोमेटा ओपन है। आसपास की हवा अधिक नम होने से क्या होता है, रंध्र को खोलने का मतलब है कि पौधे की पत्तियों से कम पानी का इवोपरेशन हो। लेकिन यदि वहीं तापमान अधिक है, ठीक है, और तापमान अधिक होने पर यदि स्टोमेटा खुलता है तो इसका मतलब है कि आपका इवोपरेशन प्लांट्स का ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर कोई पौधा पहले से ही निर्जलित है, मतलब उसमें जल नहीं है, तो यह अतिरिक्त पानी के नुकसान को रोकने के लिए अपने स्टोमेटा को क्या करता है, बंद कर देता है। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। स्टोमेटा को आप अपनी बुक्स या अपनी टेक्स्ट बुक से भी स्टडी करें, ठीक है, नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी साइट पर विजिट करें BLN। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी जुड़े हैं तो आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इसी के साथ डॉक्टर उषा को दीजिए विदा। नमस्कार।